हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। कोडिली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से एक बार सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके हेल्पर का एग्जाम आ ही गया है सिर पर। केवल एंड केवल कितने दिन होंगे? 3 या 4 दिन तैयारी के लिए। तो अपन क्या इस प्रकार से करेंगे ताकि अपन का सिलेबस कवर हो जाए। आज आपकी लगभग 2 घंटे में मैं आपकी मेजरमेंट पूरी की पूरी कवर कर दूंगा। मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप देख लेना, लगभग 100% आपको क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिल जाएंगे। इस कारण आपको बिल्कुल ही आराम से देखने हैं और जितने ज्यादा फैक्ट बन सकते हैं उन सब के बारे में अपन एक एक करके बात। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। अब एक बार सबके सब जितने मैं क्वेश्चन पूछूं उन क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, ताकि अपन के डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको आराम से देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, जिस राशि को मापा जा रहा है वो क्या कहलाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। जिस राशि को अपन मापांक यंत्र के द्वारा मापते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझना कि जिस राशि को अपन मापांक यंत्र के द्वारा मापते हैं वो क्या कहलाती है। क्या संकेतक कहलाती है, क्या नियंत्रक कहलाती है, क्या प्रवर्तक कहलाती है, क्या मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। मेरे ख्याल से नाम से ही क्लियर हो गया है। जो राशि अपन मापते हैं वो हमेशा मेजरिंग होती है और जो वास्तविक मान होता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू होती है। दोनों याद रखो। तो जो यंत्र के द्वारा, अब दूसरा क्वेश्चन और बता देता हूं एक बार, कि जो राशि मापी जाती है वो हमेशा उस राशि का कौन सा मान होगा, ये भी याद रखना, हमेशा आरएमएस मान होता है। अर्थात मापांक यंत्र हमेशा जिस रीडिंग को पढ़ते हैं वो रीडिंग हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, न कि एवरेज वैल्यू होती है, न कि पीक वैल्यू होती है। ध्यान रख लेना। वेरी गुड, सबका आंसर आया है यहाँ पर। फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा, डी होगा, मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है, पैरेलक्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है। आ जाओ, अपन एक क्वेश्चन के द्वारा सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन आता है, मापांक यंत्रों में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, मापांक यंत्र त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बता दो। मापांक यंत्रों की त्रुटियां, क्वेश्चन 100% यहां से आएगा, एक हर शिफ्ट में मिलेगा, यह भी बता देता हूं आपको। मापांक यंत्रों में जो त्रुटियां होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है अपने, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली जिसे अपन कहते हैं सकल त्रुटि। क्या कहते हैं, सकल त्रुटि, अर्थात इसी को ही अपन कहते हैं ग्रॉस एरर। क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड है, इसे ही अपन ग्रॉस एरर कहते हैं, पहला। दूसरी जो त्रुटि होती है उसे कहते हैं अपन यादृच्छिक त्रुटि। क्या कहते हैं अपन, यादृच्छिक त्रुटि, अर्थात जिसी को ही अपन कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम मत कर देना, सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखो, सिस्टमैटिक एरर। और तीसरी जो त्रुटि होती है वो होती है अपने रैंडम एरर। रैंडम को ही अपन कहते हैं यथाक्रम त्रुटि। यथाक्रम त्रुटि लिख दो, और इसका ही दूसरा नाम होता है रैंडम एरर। अब एक बार क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी मापांक यंत्रों में त्रुटि का प्रकार नहीं है। वहां पे लिखा हुआ था फ्रिक्शनल त्रुटि। तो फ्रिक्शनल त्रुटि एक मापांक यंत्रों में त्रुटि का प्रकार नहीं होता है। अब आओ बात करते हैं कि सकल त्रुटि कौन सी होती है। तो एग्जाम में पूछ भी रखा है, वह त्रुटि जो मानवीय गलती के कारण उत्पन्न होती है। मानवीय गलती के कारण उत्पन्न होती है वो त्रुटि हमेशा कौन सी होगी, वो हमेशा सकल त्रुटि में गिनी जाएगी। मानवीय गलती के कारण उत्पन्न त्रुटि इसमें गिनी जाती है, ध्यान रख लेना। मानवीय गलती के कारण उत्पन्न त्रुटि सदैव किस प्रकार की त्रुटि होगी, सकल त्रुटि। बात करते हैं यथाक्रम या रैंडम एरर कौन सी होती है, वह त्रुटि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। वह त्रुटि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अपन रैंडम एरर। निवारण नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि वह न्यूनतम त्रुटि जो मापांक यंत्रों में हमेशा उपस्थित रहती है उसको अपन किसी प्रकार दूर नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा अपनी रैंडम एरर कहलाएगी। और तीसरी जो अपनी कौन सी है, यादृच्छिक त्रुटि। ये वापस 3 प्रकार की होती है, तीनों याद रखना। तीनों कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है जिसे कहते हैं अपन सिस्टम एरर, अर्थात उपकरण त्रुटि, हिंदी में लिख दो।
उपकरण के कारण जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को क्या कहते हैं अपन? उपकरण त्रुटि। दूसरी, पर्यावरण के कारण जो त्रुटि होती है उसे कहते हैं पर्यावरणीय त्रुटि। पर्यावरण का मतलब हुआ ताप और दाब के कारण जो त्रुटि होती है उसे कहते हैं पर्यावरणीय त्रुटि। और दूसरी होती है, तीसरी होती है जिसे अपन कहते हैं ऑब्जर्वेशन त्रुटि। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन त्रुटि। इसी त्रुटि को अन्य कहते हैं अपन पैरेलक्स एरर। यही क्वेश्चन अभी था, देख लो अगर याद हो तो, पैरेलक्स एरर। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, ऑब्जर्वेशन त्रुटि कह दो या पैरेलक्स एरर कह दो, एक ही बात है। बात करते हैं इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए अपन क्या रख देते हैं? मिरर। ये भी पूछते हैं कि मिरर का उपयोग करके कौन सी त्रुटि का निवारण किया जाता है? तो याद रखना ऑब्जर्वेशन एरर का निवारण किया जाता है। तो त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? ले लो स्क्रीनशॉट इसका, परमानेंट आपके एक क्वेश्चन क्लियर कराएगा ये। तो यहां पर आपको क्या पूछा है? यहां पर पूछा लंबन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? लंबन कह दो या इसी को कहते हैं पैरेलक्स एरर। क्या प्रेक्षात्मक त्रुटि होती है? क्या यंत्रीय को ही तो अपन उपकरण त्रुटि कहते हैं। क्या ये बात सही है? दूसरी, ग्रॉस एरर, अरे शकल को कहते हैं ग्रॉस त्रुटि। यादर्शिक, ये तो आपकी होती है सिस्टमैटिक एरर। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑब्जर्वेशन को ही हिंदी में कहते हैं प्रेक्षात्मक त्रुटि। क्या कहते हैं? वह त्रुटि जो परीक्षण के दौरान उत्पन्न होती है उसे ही कहते हैं प्रेक्षात्मक त्रुटि। जो परीक्षण के दौरान उत्पन्न होती है, ऑब्जर्वेशन के गलती के कारण जो त्रुटि होती है उसी को ही अपन पैरेलक्स एरर कहते हैं। तो यहां पर अपन का सही आंसर ए होगा। ये डी कौन बता रहा है? थोड़ा क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कभी गलती नहीं करोगे इसमें। ये रही, देखो मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशन, हिंदी में इसी ये इंग्लिश वर्ड था, हिंदी में इसी को ही कहते हैं प्रेक्षात्मक त्रुटि। ये वर्ड तो याद रखो। अरे ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेक्षात्मक। तो ये त्रुटि होगी प्रेक्षात्मक त्रुटि। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है? देखो थर्ड कह रहा है एक मापन उपकरण में पॉइंटर के पीछे एक दर्पण लगाने का उद्देश्य क्या होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि अपने मापांक यंत्र में एक त्रुटि होती है, उस त्रुटि के दूर करने के लिए अपन उस यंत्र के पीछे एक दर्पण का मिरर लगाते हैं, उसके द्वारा, या उसको अपन ऐसा क्यों करते हैं? तो पहला बात करूं, क्या कह रहा है? स्केल दर्पण से प्रदीप्त होती है, पॉइंटर मुड़ा है या नहीं ये देखने के लिए गलत बात है। पॉइंटर मुड़ा हुआ है या नहीं है ये अपन आंखों से भी देख सकते हैं। अगला क्या है? अर्ध पारदर्शी होने के कारण दर्पण उपकरण के आंतरिक निर्माण के अध्ययन में सहायक होता है। अरे अर्ध का होता, पूरा पारदर्शी होता है हमेशा। आपने अगर कोई भी यंत्र देखा है तो उसके ऊपर जो ग्लास होता है वो हमेशा पूर्ण पारदर्शी होता है। और लास्ट में क्या है? पॉइंटर व उसके बिंब के बीच के पैरेलक्स को हटाते हुए पाठ्यांकों की त्रुटि के निवारण के लिए अपन क्या लगाते हैं? हमेशा मिरर का प्रयोग करते हैं ताकि अपन के किसी प्रकार की त्रुटि अपन के सामने नहीं रही। वेरी गुड, सबका आंसर आया यहाँ पर, क्या होगा? डी होगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या कह रहा है? एक अर्ध पैमाने के पाठ्यांक के दौरान उत्पन्न त्रुटि होती है। याद रखना, पैमाने त्रुटि हमेशा पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। आप कहोगे सर पैमाने का मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो ये 1 मीटर ये है और दूसरा मीटर ये है। यहां पर देखो 0 से कितने तक लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ 0 से 50 तक। तो बताओ त्रुटि किसमें ज्यादा होगी? त्रुटि इसमें ज्यादा होगी। तो क्या कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है हमेशा त्रुटि हमेशा पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। पैमाने के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होता है कि जितना ज्यादा आप मीटर का पैमाना बढ़ाओगे उस यंत्र में त्रुटि का मान उतना ही कम होगा। उस यंत्र में त्रुटि का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब यहां पर देखो पैमाना किस मीटर का ज्यादा है? ए या बी का? तो आपको दिख रहा है ए का ज्यादा है तो इसमें त्रुटि क्या होगी? कम, और इसमें त्रुटि क्या होगी? अधिक होगी। तो अब बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा? पहला, पूर्ण पैमाने त्रुटि के बराबर या आधी। देखो यहां पर क्या कह रहा? आधे पैमाने पर त्रुटि हमेशा, आधा पैमाना ये रहा, आधे पैमाने पर त्रुटि हमेशा पूरे से ज्यादा होती है कोई ऐसा? पहला, पूर्ण पैमाने त्रुटि के बराबर या आधी, गलत बात कह दी है।
ये बात ठीक ही है। पूर्ण पैमाने त्रुटि के बराबर गलत बात कह दी है, पूर्ण पैमाने त्रुटि से कम गलत बात कह दी है। पूर्ण पैमाने त्रुटि से हमेशा अधिक होती है। जिस अनुपात में पैमाना घटता है उस अनुपात में त्रुटि हमेशा बढ़ती है। आप कह रहे हो क्या मतलब है सर, बताओ वापस। मैं कह रहा हूं यहां पर अगर मान लो इस मीटर में अगर मेरी त्रुटि 10% है तो देखो पैमाना क्या हुआ, आधा हुआ है, तो इसमें त्रुटि मेरी डबल हो जाएगी, त्रुटि मेरी 20% हो जाएगी। तो पैमाना जिस अनुपात में घटता है त्रुटि उस अनुपात में बढ़ती है, ध्यान रख लेना। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। सर जी एएलपी सीबीटी 2 के लिए आपका बैच कहाँ मिलेगा? ये आप जो अपने क्वार्टरली क्लासेस के ऑनलाइन नंबर है उस पर कॉल करो। अभी एक बार रुक जाओ, अभी यहाँ पर केवल ध्यान रखो, बिल्कुल आराम से देखो, क्योंकि देखो 3-4 दिन बाद आपके हेल्पर का एग्जाम है। आ जाओ आगे। मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि का नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। वह त्रुटियां जो मानवीय गलती के कारण उत्पन्न होती है उस त्रुटियों को क्या कहते हैं? क्या सकल त्रुटि कहते हैं? क्या उपकरण त्रुटि कहते हैं? गलत बात है। ये तो उपकरण के कारण अगर लिखा हुआ होता तो अपन कहते, उपकरण के कारण जो त्रुटि होती है उसे उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। अगली क्या है? प्रेक्षणीय त्रुटि। अरे इसी को तो पैरेलक्स एरर कहते हैं। अगर पैरेलक्स लिखा हुआ होता तो अपन कहते सिस्टमैटिक एरर। अरे सिस्टम या 3 प्रकार की होती है, तो मानवीय गलतियों के कारण जो त्रुटि होती है उसे हमेशा सकल त्रुटि कहते हैं। देखो तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन आते, देखो अब देखो वो टेबल देखो मेरी, वहां पर देखो ही लिखा मानवीय गलती के कारण जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को क्या कहते हैं? सकल त्रुटि कहते हैं। ऐसे कैसे ये भी लिखा हुआ होगा, वह त्रुटि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है रैंडम एरर कहलाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसी कारण जब भी पढ़ाता हूं तो कहता हूं क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक 0 से 1 मिलीमीटर में 100 विभाजन है, उस मिलीमीटर का रिजोल्यूशन क्या होगा? उस मिलीमीटर का रिजोल्यूशन क्या होगा? कौन बताएगा? क्या कह रहा है? एक 0 से 1 मिलीमीटर में कितने विभाजक है? 100 विभाजक है, ठीक है। उस मिलीमीटर का रिजोल्यूशन क्या होगा? आप कहोगे सर क्या मतलब है? मतलब मैं बताता हूं, देखो मतलब यह है कि मैं कह रहा हूं ये एक मेरा मीटर है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं किए जाते हैं। ये कह रहा है एक मेरा ये मीटर है, ये 0 से 1 मिली एम्पियर की धारा मापता है, 0 से 1 मिली एम्पियर की धारा मापता है, और इसमें टोटल भाग कितने? 100 है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से टोटल इसके कितने भाग हैं? टोटल ये कह रहा है इसके 100 भाग है। तो प्रत्येक भाग को कितना हिस्सा आएगा? अरे टोटल 100 भाग है तो इसको कितना मिलेगा? ये कितनी राशि? रिजोल्यूशन का मतलब होता है वह कम से कम राशि जो उसके द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ये भी वर्ड याद रखो, रिजोल्यूशन का मतलब होता है मापित राशि में वह कम से कम परिवर्तन जो मापांक यंत्र द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। तो अब देखो इसका न्यूनतम डिटेक्शन कितना होगा? इसका जो होगा, अब इसका कितना होगा? टोटल 1 है, 100 भाग है, तो इसको कितना मिलेगा? 1/100, और 1/100 का मतलब क्या है? 0.01 मिली एम्पियर है। कोई यहां पर देखो, वेरी गुड, सबका आंसर आने लगा, ए और डी आ रहा है। भाई डी क्यों लिख रहे हो? अरे ये तो 10 की घात -6 है, ये होगा अपने पास क्या? तो 1 मिली एम्पियर। अरे सबसे कम मापांक कितना हो सकता है? तो जितना आपको दे रखा है उसका भाग दे दो। तो टोटल 1 दे रखा है, उसके भाग दे रखे हैं 100, तो 1/100। अरे सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एक बाप के अगर 10 औलाद होती है तो मान लो पापा के 10 लाख की सैलरी है या 10 लाख उसके पास सेव कर रखे हैं, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो अपन क्या करते हैं, जितना होता है उसका भाग दे देते हैं, अपने आप मिल जाती है। हाँ नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7? देखो तो, कंपन और आर्द्रता के प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? मेरे को मत पूछना, कंपन और आर्द्रता की बात हो रही है। अरे आर्द्रता कह दो, नमी कह दो, ताप कह दो, दाब कह दो, आदि सभी पर्यावरण के प्रभाव माने जाते हैं। जब पर्यावरण के प्रभाव माने जाते हैं तो इस त्रुटि को कहते हैं पर्यावरण के संबंधित त्रुटि। क्या कहते हैं इस त्रुटि को? पर्यावरण के संबंधित त्रुटि कहते हैं।
वेरी गुड, सबका आंसर आने लगा सी और डी। सी कौन बता रहा है? अरे उपकरण त्रुटि थोड़ी होगी। अब आपको तो मैं लिख दूं उपकरण त्रुटि में, उपकरण त्रुटि का मतलब होता है पॉइंटर का मुड़ा हुआ होना। अगर एक आप मीटर लेकर आए हो, पॉइंटर का मुड़ा हुआ होना ये गिनी जाती है इसमें, मुड़ा हुआ होना। पॉइंटर का जीरो स्थिति पर नहीं होना, अगर इस प्रकार की त्रुटि है तो उसे उपकरण त्रुटि कहते हैं। थोड़ा तो देख कर बताओ, थोड़ा तो देख के बताओ, ऐसे टप्पे मत मारो। जितने भी लोग हैं जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ कि क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर करो और लाइक करो। जिसको सही नहीं किया है, जहां वेरी गुड, वो होती है अपनी कौन सी, रैंडम एरर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है? डीसी मीटर और एसी मीटर का अंशांकन करने के बीच क्या अंतर है? अंतर क्या है ये पूछा है। अब एक दो बातें और बताऊं। अगर डीसी मीटर का अंशांकन करना है तो आपको डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और एसी मीटर का अंशांकन करना है तो आपको एसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। और एसी सप्लाई का मतलब होता है किसकी जरूरत पड़ेगी? एसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ये तीन क्वेश्चन बने हैं आपके सामने। उसी प्रकार अगर डीसी मीटर का अंशांकन करना है तो सदैव डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अरे अंशांकन का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन करना, उसका कैलिब्रेशन करना, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहला, एसी मीटर को 50 या 60 ज्या तरंग का मतलब था साइनोसोडल और आरएमएस मानों का उपयोग करके अंशांकित किया जा सकता है। ठीक बात है, आगे देखते हैं। एसी मीटर को नियत डीसी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अरे गलत कह दिया है, एसी मीटर को एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है अंशांकन के लिए, न कि डीसी की। गलत बात कह दिया है। डीसी मीटर को 50 हर्ट्ज साइन वेव की आवश्यकता होती है। गलत बात है। डीसी मीटर है तो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। डीसी मीटर को वर्ग तरंग का उपयोग करके अंशांकित किया जाता है। गलत बात है। डीसी तरंग है, डीसी मीटर है तो सदैव डीसी, और एसी मीटर है तो केवल एसी। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल ए सही है कि एसी मीटर को अगर अंशांकन करना है, एसी वोल्ट मीटर को अंशांकन करना है तो उसके लिए केवल एसी सप्लाई काम में लो, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो या 60 हर्ट्ज हो। तो सही आंसर क्या है? ए। कैलिब्रेशन का मतलब सब जानते हो ना। कैलिब्रेशन का मतलब होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसका वास्तविक मान के बराबर सही करना, स्टैंडर्डाइज कैलिब्रेशन कहलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवर्ती मीटर, शक्ति गुणक मापी इत्यादि किस श्रेणी के उपकरण आते हैं? एक और दूसरी इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने ला रहा हूं। पहली टेबल लेकर आ गया हूं। त्रुटि के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप गलत करते हो तो आपकी अब बेवकूफी होगी, आपकी मूर्खता होगी, इससे ज्यादा क्या बताऊं। उसी प्रकार आ जाओ, यहां पर आपके सामने एक टेबल लेकर आ रहा हूं। मापांक यंत्र, पहला क्वेश्चन यही पूछ रखा है, मापांक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, अपने मापांक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। मापांक यंत्र मतलब क्या है? वे यंत्र जिसके द्वारा विद्युत राशियों को मापा जाता है उसे मापांक यंत्र कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परम उपकरण, परम का ही अन्य नाम आपको मिलेगा निरपेक्ष। क्या मिलेगा? निरपेक्ष। और इसी को ही अपन कहते हैं प्राथमिक। ये टेबल तो स्टार कर लो, 100% है, आपको कम से कम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरे होते हैं अपने कौन से? सेकेंडरी प्रकार के यंत्र। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि यंत्र कितने यंत्रों के प्रकार होते हैं? तो वहां पर अपन का सही होगा परम व द्वितीयक उपकरण, परम व द्वितीयक उपकरण। अब बात करते हैं कि द्वितीयक यंत्र होते हैं, ये वापस दो प्रकार के होते हैं। वापस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताओ। तो ये यंत्र वापस अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एनालॉग, एक कौन से होते हैं? एनालॉग। और एक होते हैं अपने डिजिटल। एनालॉग का मतलब होता है उसमें सदैव मीटर लगा हुआ होगा। उसमें क्या लगा हुआ होगा? अगर मीटर लगा हुआ है तो वो एनालॉग की श्रेणी में माना जाएगा, और जिसमें संख्या लिखी हुई होती है वो डिजिटल मीटर माना जाएगा। बताओ, किसी को डाउट हो तो बता देना। एनालॉग यंत्र में विद्युत राशियों को मापने के लिए सदैव इसमें
मीटर में क्या लगा होगा, एक पॉइंटर लगा हुआ होगा और इसमें पॉइंटर की जगह डिजिट लिखी हुई होगी। और जब डिजिट है तो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किन यंत्रों की होती है, केवल एक ही पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा शुद्धता या सबसे कम त्रुटि किन प्रकार के यंत्रों में होती है, तो इन्हीं यंत्रों में होती है, सबसे कम त्रुटि होती है। किस प्रकार के यंत्रों में होती है, डिजिटल उपकरणों में होती है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं एनालॉग में। एनालॉग में क्या होगा, आपका पॉइंटर होगा। अब ये यंत्र वापस तीन प्रकार के होते हैं, वापस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यहां से अपन के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। पहला एक होते हैं जिसे अपन कहते हैं विक्षेपण यंत्र। क्या कहते हैं, विक्षेपण यंत्र, अर्थात विक्षेपण होकर रीडिंग को देते हैं। दूसरे होते हैं रीडिंग को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं अपन रिकॉर्डिंग यंत्र। मतलब जो रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं उसे रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। और तीसरे होते हैं जो रीडिंग को जोड़ते हैं, उसे समाकलन यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन यंत्र। कौन से होते हैं, जो कुल रीडिंग को जोड़ते जाते हैं उसे समाकलन यंत्र कहते हैं। अब आपका काम है तीनों के उदाहरण बताना, सबके उदाहरण बता दो एक एक करके। आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें उदाहरण से आएगा। इसका उदाहरण केवल आपको एक ही याद रखना है, परम उपकरण का उदाहरण क्या होता है, तो आंखें बंद करके लिख दो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर। याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर पूछे रिकॉर्डिंग यंत्र में, तो रिकॉर्डिंग यंत्र में आपको केवल एक ही यंत्र याद रखना है, एक्स वाई प्लॉटर। अरे ग्राफ अपन नहीं ड्रॉ करते हैं क्या, ग्राफ हमेशा बनाते हैं तो एक्स और वाई दो प्लॉट के बीच में बनाया जाता है, तो वहां पर देखो ग्राफ को अपन रिकॉर्ड करे हैं। तीसरा समाकलन प्रकार का यंत्र होता है, वो होता है आपका किलोवाट आवर मीटर, या इसी को अपन कहते हैं ऊर्जा मीटर। ये आपका समाकलन में गिना जाएगा। बाकी सारे के सारे यंत्र विक्षेपण प्रकार के होते हैं। अब इसके मन साइज जैसे एग्जांपल देते रहो, जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवर्ती मीटर, शक्ति गुणक मीटर, केवीए मीटर, सारे के सारे लिखते रहो। अब मैं कुछ नाम लिख देता हूं, बाकी देखते रहना। आवर्ती मीटर, शक्ति गुणक मीटर, ये सारे के सारे आपके इसी में गिने जाएंगे। बताओ याद रह जाएंगे या नहीं रहेंगे परमानेंट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देखते हैं इसका सही आंसर यहां पर अपन के क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवर्ती मीटर, ये सारे के सारे किस प्रकार के होते हैं, पॉइंटर या विक्षेपण प्रकार के यंत्र होते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होगा, बी होगा। रिकॉर्डिंग मत कर लेना, समाकलन मत कर देना। और क्वेश्चन पूछता कौन सा यंत्रों का प्रकार नहीं है, ये यंत्रों का प्रकार ही नहीं है। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या है, बी। इसी को ही अन्य नाम होता है विक्षेपण यंत्र। अन्य नाम क्या होता है, विक्षेपण यंत्र होता है, कंफ्यूज मत होना। अब इसमें क्या होता है आपको तो मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। होता क्या है, ये आपका मीटर है, मान लिया कोई मैंने, ये मीटर में ऊपर की तरफ क्या है, पैमाना है। ये क्या है, पैमाना। जैसे मैंने लिख दिया 0 से कोई भी रीडिंग ले लो, जैसे मैं 10 लिख दूं, ये होता है इस मीटर का पॉइंटर। एग्जाम में पूछते हैं पॉइंटर किस पदार्थ का बना होता है, देखता हूं कौन बताता है आप में से। और पॉइंटर का गुण क्या होता है, इसी को ही हिंदी में कहते हैं संकेतक, इसी को ही हिंदी में कहते हैं सूचक। और ये डिफ्लेक्ट होकर अपनी रीडिंग देते हैं, इसी का जिसे विक्षेपण यंत्र कहते हैं। किसका बना होता है, तो हमेशा याद रखना एल्यूमिनियम का बना होता है। गुण क्या होता है, तो सदैव नॉन मैग्नेटिक पदार्थ, सदैव क्या, अचुंबकीय वह हल्की धातु का बना होना जरूरी है, हल्की धातु से निर्मित। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में। यहां पर हो गया, तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या है, बी है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया, यहां पर क्या है, बी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th। क्या कह रहा है,
एक विद्युत सूचक यंत्र में, मतलब क्या, पॉइंटर यंत्र में, यदि बल आघूर्ण ए संकेतक को आगे बढ़ाता है, बल आघूर्ण बी संकेतक को चलने का विरोध करता है और बल आघूर्ण सी संकेतक को जल्द से जल्द अंतिम स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, तो बताओ ये बल आघूर्ण कौन कौन से होंगे। आओ एक और भी इंपॉर्टेंट अपन टेबल बनाते हैं। ये अगर तीसरी टेबल जिसको याद है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो बल आघूर्ण। अरे बल आघूर्ण क्या होता है? वह बल आघूर्ण जो पॉइंटर पर लगता है जिसके कारण पॉइंटर गति करता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करके साथ में बताते रहिए, केवल बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं है। मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बल आघूर्ण होता है जिसे कहते हैं विक्षेपण बल आघूर्ण। विक्षेपण बल आघूर्ण। अब देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन बताता हूं, आप देखते रहना। पूछते हैं मापांक यंत्रों का प्रारंभिक बल आघूर्ण कौन सा होता है? तो प्रारंभिक बल आघूर्ण हमेशा यही होता है। प्रारंभिक बल आघूर्ण कौन सा होता है? तो प्रारंभिक बल आघूर्ण हमेशा यही होता है। कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है पॉइंटर को शून्य स्थिति से दूर ले जाना। पॉइंटर लिख दो या संकेतक लिख दो। संकेतक को शून्य स्थिति से दूर ले जाना, ये इसका कार्य होता है। शून्य स्थिति से दूर ले जाना। इसका मान हमेशा मापित राशि पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? मापित राशि पर निर्भर करेगा। अर्थात इसको मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा आगे टीडी से, आगे बताता रहूंगा यंत्र के अनुसार किस पर निर्भर करेगा। दूसरा जो इसका विरोध करता है विक्षेपण बल आघूर्ण का, उसे कहते हैं अपन नियंत्रण बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? नियंत्रण बल आघूर्ण, कंट्रोलिंग बल आघूर्ण। क्या लिखेंगे? जो विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है, विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है, विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है, उस बल आघूर्ण को क्या कहते हैं? नियंत्रण बल आघूर्ण कहते हैं। अर्थात इसका कार्य है पॉइंटर को शून्य स्थिति पर रखना। पॉइंटर को शून्य स्थिति पर रखने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होता है या नाम क्या होता है? नियंत्रण बल आघूर्ण होता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। नियंत्रण बल आघूर्ण होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसका नाम होता है स्प्रिंग नियंत्रण बल आघूर्ण, मतलब उसमें कंट्रोल के लिए अपन स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, नाम हो जाएगा स्प्रिंग नियंत्रण बल आघूर्ण। और दूसरा कुछ उपकरण होते हैं जिसको केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में काम में लेते हैं और ऊर्ध्वाधर में काम करता है अपना गुरुत्वाकर्षण, अर्थात जिसे कहते हैं ग्रेविटी नियंत्रण बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? ग्रेविटी नियंत्रण बल आघूर्ण। ये 2 प्रकार के कंट्रोलिंग बल आघूर्ण होते हैं, ध्यान रख लेना। अब देखो यहां पर स्प्रिंग नियंत्रण बल आघूर्ण में स्प्रिंग किसका बना होता है? तो स्प्रिंग सदैव फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। किसका बना होता है? स्प्रिंग सदैव फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। और इस उपकरण को किसी भी स्थिति में प्रयोग में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हो, ऊर्ध्वाधर रख सकते हो या किसी भी कोण से रख सकते हो, किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। बताओ वो कौन सी नियंत्रण प्रणाली है? वो स्प्रिंग नियंत्रण है। स्प्रिंग किसका बना होता है? स्प्रिंग सदैव फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। बात करते हैं ग्रेविटी। यह केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में कार्य करती है। यह केवल कैसे कार्य करती है? ऊर्ध्वाधर। अगर ऐसे उपकरण को आपने क्षैतिज स्थिति में रख दिया तो यह उपकरण कार्य ही नहीं करेगा। यह उपकरण क्या नहीं करेगा? कार्य ही नहीं करेगा। अब आओ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली, उसे कहते हैं अपन अवमंदक प्रणाली। क्या कहते हैं अपन? अवमंदक प्रणाली, जिसका कार्य होता है पॉइंटर को जल्दी से नियंत्रण स्थिति में लाना, पॉइंटर में से जल्दी से कंपन को दूर करना। लिख दूं यहां पर, कार्य क्या होता है?
जो आपका संकेतक कंपन करता है, संकेतक में से कंपन खत्म करना, संकेतक में से क्या खत्म करना, कंपन खत्म करना, ये इसका कार्य होता है। एक अभी क्वेश्चन पूछा गया था बीएसपीसीएल में, अगर पॉइंटर आपका स्थिर अवस्था में आ गया है, पॉइंटर कंपन नहीं कर रहा है, तो बताओ इसका मान कितना होगा। तो स्थिर स्थिति में इसका सदैव मान शून्य होता है, सदैव कितना होता है, शून्य होता है। अब ये जो प्रणाली होती है तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी होती है, लिख दो यहां पर। एक होती है भंवर धारा अवमंदक प्रणाली, इससे दो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। भंवर धारा अवमंदक प्रणाली, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला, सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है, तो यही होती है बेस्ट अवमंदक प्रणाली। क्वेश्चन पूछे तो आंखें बंद करके लिख देना भंवर धारा किसमें प्रयोग में लेते हैं, तो इसका प्रयोग केवल एंड केवल आप याद रखो पीएमएमसी में। इसका प्रयोग किसमें करते हैं अपन, पीएमएमसी में करते हैं। दूसरी जो अवमंदक प्रणाली है उसका नाम है दरो घर्षण अवमंदक प्रणाली। प्रणाली का नाम क्या है, दरो घर्षण अवमंदक प्रणाली। इसका प्रयोग अपन केवल एंड केवल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है। कहां पर करते हैं इसका उपयोग अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में करते हैं। और तीसरी और सबसे लास्ट अवमंदक प्रणाली वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। बाकी सभी यंत्रों में आंखें बंद करके लिख दो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। पीएमएमसी में कौन सी, भंवर धारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में कौन सी है, दरो घर्षण। बाकी सभी यंत्रों में कौन सी है, वायु घर्षण। चाहे एमआई ले लो, चाहे हॉट वायर ले लो, चाहे कोई भी ले लो, बाकी सभी यंत्रों में अपनी यही अवमंदक प्रणाली होती है। इसी का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो सर, आवाज बहुत तेज है, कानों में सुभ रही है आवाज, तो मैं क्या करूं, कानों में सुभ रही है, फोन बंद कर ले, बैठ जा आराम से। हो गया। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो यहां पर आपको बोला है कि ए बलागुण कौन सा है, तो ए अपना विक्षेपण बलागुण है, बिल्कुल सही बात है। विक्षेपण बलागुण बिल्कुल सही बात है। नियंत्रण गलत है, नियंत्रण गलत है। बी अपना कंट्रोलिंग बलागुण है, इसका मतलब पहला सही है, ये गलत हो गया है। और सी अपना अवमंदक बलागुण है, इसका मतलब अपना सही आंसर यहां पर क्या होगा, अपना सही आंसर यहां पर होगा ए। ए अपना विक्षेपण बलागुण होगा, बी अपना नियंत्रण बलागुण होगा और सी अपना अवमंदक बलागुण होगा। समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गुरुत्व नियंत्रण वाले उपकरणों का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। अब आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। जो गुरुत्व नियंत्रण होते हैं उन उपकरणों को किस स्थिति में रखा जाता है, जल्दी से बता दो। एक बंदा पूछ रहा है पावर फैक्टर में, अरे पावर फैक्टर में कोई कंट्रोलिंग टॉर्क होता ही नहीं है, कोई बाह्य नियंत्रण बलागुण होता ही नहीं है। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें बाह्य नियंत्रण बलागुण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पे अपन लिखते हैं पावर फैक्टर मीटर। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या, कौन बताएगा। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण वाले उपकरणों को किस स्थिति में रखा जाता है, किसी भी स्थिति में गलत बात है। अगर ये कह देता अपना स्प्रिंग नियंत्रण तो अपना सही हो जाता है। क्या ऊर्ध्वाधर स्थिति, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही आंसर अपना क्या होगा, बी। ऊर्ध्वाधर स्थिति में केवल एंड केवल रख सकते हैं। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है देखो, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदक प्रणाली है, आप ही बताओगे। सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है, भंवर धारा, वायु घर्षण, स्प्रिंग नियंत्रण, तरल घर्षण। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, निम्न में से कौन सी अवमंदक का प्रकार नहीं है, तो ये अपने अवमंदक का प्रकार ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो कितनी बार याद रखा है। अरे ये नियंत्रण बलागुण का प्रकार है। अपने अवमंदक प्रणालियां तीन प्रकार की होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। ये कोई आपके अवमंदक प्रणाली नहीं है। अब सबसे अच्छी अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली होती है। किसमें काम में लेते हैं, तो लिख दो, इसका प्रयोग करते हैं अपन पीएमएमसी में।
किसमें करते हैं? पीएमएमसी में। इसका उपयोग करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। बाकी सभी यंत्रों में हमेशा वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली ही होती है। तो यहां पर सही आंसर अपना क्या होगा? ए होगा। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी भी संकेतन उपकरण में क्या कह रहा है? पॉइंटर के अंतिम साम्य स्थिति पर कौन सा बल आघूर्ण शून्य है? अरे पॉइंटर आपका रुक गया है, पॉइंटर आपका अंतिम शून्य क्या हो गया? स्तर हो गया है। तो अंतिम स्तर होगा मतलब कौन सा बल आघूर्ण शून्य होगा? अभी आपको जस्ट बताया था मैंने, उस समय आपका अवमंदक बल आघूर्ण शून्य होगा। एक बार जब पॉइंटर रुक जाता है तो वहां पर हमेशा अवमंदक बल आघूर्ण का मान शून्य होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 13 का ए। वेरी गुड। 13 का ए। 13 का सी कौन बता रहा है? ये कौन है? संगीता। सी कैसे होगा भाई? नियंत्रण बल आघूर्ण शून्य कैसे होगा? कह रहा है अंतिम साम्य स्थिति पर तो हमेशा अवमंदक बल आघूर्ण शून्य होता है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पीएमएमसी यंत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आ जाओ यहां पर एक यंत्र अपन एक और करते हैं। एक यंत्र जिसका नाम है पीएमएमसी, सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र है आपके एग्जाम के लिए। पहला, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन स्थायी चुंबक सल कुंडली। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ये इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पीएमएमसी को अपने एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको बहुत बार आपके लिखा हुआ होगा एमसी यंत्र। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेट कौन किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सदैव बनी होती है आपके एल निको की। किसकी बनी होती है? एल निको की बनी होती है। अब अपन कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं, कुछ अपन इसकी क्या लिखे? इंपॉर्टेंट बातें। आओ लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। क्या कह रहा है? देखो, मुख्य बातें लिख दो या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो यहां पर। ये पॉइंट सारे के सारे याद रखना। पहला, एकमात्र यंत्र जो डीसी पर कार्य करता है वो यही है। एकमात्र यंत्र जो डीसी पर कार्य करता है उस यंत्र का नाम क्या है? एकमात्र यंत्र जो डीसी पर कार्य करता है अर्थात डीसी मापने के लिए काम में लेते हैं उसे पीएमएमसी कहते हैं। डीसी पर कार्य करता है तो कौन सा यंत्र डीसी को मापने के लिए प्रयोग में लेते हैं? आंखें बंद करके पीएमएमसी कर देना। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, एकमात्र यंत्र जिसका स्केल रेखीय होता है। ये एकमात्र मतलब यही होगा, एकमात्र यंत्र जिसका स्केल कैसा होगा? रेखीय होगा, जिसका पैमाना रेखीय होगा। बाकी सारे यंत्रों का पैमाना हमेशा अरेखीय होता है। आंखें बंद करके सही कर देना। एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना कैसा होता है? रेखीय होता है। अब आप कहोगे सर रेखीय का मतलब क्या है? अरे रेखीय का मतलब होता है इसके पैमाने में ये जो 20 की दूरी होती है सब रीडिंगों में बराबर होती है। ये देख लो 0 1 2 3 4 5 सबके 20 की दूरी क्या है? बराबर है। अगर ऐसा यंत्र है तो वो रेखीय कहलाता है। और एकमात्र यंत्र अपन का यही है। एकमात्र अपन का यंत्र क्या है? यही है जो अपना रेखीय है। बाकी सारे के सारे यंत्र क्या होंगे? अपने अरेखीय। हो गया। नेक्स्ट आगे आओ, बात करते हैं अपन अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? कोई बता सकते हैं? जो केवल इसमें पावर खपत सबसे कम होती है। इसमें पावर खपत, कौन सा यंत्र सबसे कम पावर खपत करता है? तो पावर खपत सबसे कम करता है वो यंत्र कौन सा होता है? तो यही होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, और क्या खासियत होती है? इसका टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे अधिक होता है। टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे अधिक किस यंत्र का होता है? इसी का होता है। इसी कारण यह सबसे अधिक एक्यूरेट होता है, सबसे अधिक
होता है। एक और लिख दो, एकमात्र यंत्र जिसमें भंवर धारा अवमंदक प्रणाली होती है। इसमें कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? भंवर धारा, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली होती है। एक और लिख दूं आपको तो, लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो विक्षेपण बल आघूर्ण होता है वो केवल एंड केवल धारा के समानुपाती होता है। कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है आप देख लेना पूर्वी। इसमें जो विक्षेपण बल आघूर्ण होता है वो केवल एंड केवल धारा के समानुपाती होता है। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दो परमानेंट अपने एग्जाम के लिए। देखते हैं अब इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है। पहला, इसमें कम शक्ति खपत करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका बल आघूर्ण से भार अनुपात, ये गलत लिख दिया यहां पर, निम्न नहीं होता है। क्या लिखा मैंने देखो तो, सबसे अधिक होता है, गलत हुआ नहीं हुआ? आ गया हो। इसमें शैथिली के कारण शून्य हानि होती है, लगभग कम होती है। इसका पैमाना समान होता है, बिल्कुल सही बात है। समान कह दो, रेखीय कह दो, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या है? यहां पर अपना सही आंसर है बी, क्योंकि अपने को बोला है कौन सा कथन क्या बोला है? गलत है। तो यहां पर गलत कौन सा है? ये, क्योंकि बल आघूर्ण से भार अनुपात इसका सबसे अधिक होता है, न कि सबसे कम होता है। तो सही आंसर क्या हुआ यहां पर अपना? बी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम के लिए। हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? बिल्कुल जल्दी से आंसर देते रहो। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा भी। पहले प्रश्न की सारणी को चेक करो। अरे मिस्टर कौन है ये? एक क्वेश्चन लेकर बैठा है, कम से कम पढ़ ले इधर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता होती है? अरे गतिमान क्या आ गई है? गतिमान को ही अपन शॉर्टकट में कहते हैं एमआई। ये देख लो, अगला यंत्र और आ गया है। क्वेश्चन क्या आते हैं? एमआई। पूरा नाम क्या होता है? कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। एमआई का पूरा नाम होता है मूविंग आयरन। क्या होता है एमआई का पूरा नाम? एमआई का पूरा नाम होता है मूविंग आयरन। अब लिखो यहां पर एक एक करके पॉइंट। पहला क्वेश्चन आता है कि एमआई की एमसी के ऊपर, एमसी का मतलब समझ गए मूविंग कोयल, मूविंग कोयल के ऊपर एक लाभ बताइए। तो लाभ क्या होता है, कोई बता सकता है? यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। आप याद कैसे रखोगे? आप याद रखो तो मैं बताऊं आपको, ऐसे याद रखो, ऐसे कभी याद नहीं रहेगा। केवल डीसी पर कौन काम करता है? तो केवल डीसी पर करता है आपका पीएमएमसी। कौन करता है? पीएमएमसी। केवल एसी पर बोले तो केवल एसी पर वह यंत्र काम करेंगे जिसके आगे इंडक्शन वर्ड लग जाएगा। इंडक्शन वर्ड का प्रयोग केवल एंड केवल एसी में होता, डीसी में नहीं होता है। इसके अलावा केवल डीसी एसी पर काम करता है रेक्टिफायर। बाकी सभी यंत्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। याद रहेंगे नहीं रहेंगे? रखने का तरीका कैसे बताया मैंने? तरीका बताया, केवल डीसी पर कौन काम करता है? आंखें बंद करो, पीएमएमसी। केवल एसी पर कौन काम करता है? इंडक्शन जिसके आगे लग जाता है। इंडक्शन वाट मीटर, इंडक्शन वोल्ट मीटर, इंडक्शन अमीटर, इंडक्शन आवर्ती मीटर। अगर किसी के आगे इंडक्शन वर्ड लग गया है मतलब वो एसी पर काम करेगा। बाकी सारे के सारे यंत्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करेंगे। एग्जांपल बताऊं? वाट मीटर, एमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, हॉट वायर मीटर, थर्मोकपल, बाकी सभी इत्यादि लिख दो। अब बात करते हैं और क्या है। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या लिखूं? इसमें जो विक्षेपण टॉर्क होता है वो हमेशा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। स्टार करके लिख दो। उसमें अपने क्या लिखा था पीएमएमसी में, याद है आपको? पीएमएमसी या जिसको ही अपन कहते हैं एमसी यंत्र, उसमें हमेशा विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपाती होता है? केवल धारा के समानुपाती होता है। इसमें किसके समानुपाती होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये जो रीडिंग देगा वो रीडिंग क्या होगी? वो रीडिंग अपने होगी कौन सी? आरएमएस मान। मैंने क्या बोला? एकमात्र यंत्र जो औसत मान देता है, बाकी सभी यंत्र
हमेशा आरएमएस पाठ्यांक देंगे। औसत मान कौन सा देता है? पीएमएमसी। बाकी सभी यंत्र आरएमएस पाठ्यांक देंगे। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? अब अपन यहां पर बात करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या सही बात है? ये देख लो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसका पैमाना एक समान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। केवल एक ही यंत्र होता है जिसका रेखीय होता है, वो ये। बाकी सभी यंत्रों का अरेखीय होता है। आंखें बंद करके सही कर दो। नेक्स्ट, यह एसी और डीसी दोनों के मापन के लिए प्रयोग में ले सकते। बिल्कुल सही बात है। अर्थात उपरोक्त सभी कथन सही है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा। यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? डी होगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16? देखो तो 16 कह रहा है निम्नलिखित में से ये सिंबल किसका है? अरे यही तो आपका एमआई यंत्र है। यही तो आपका कौन सा यंत्र है? एमआई यंत्र है। याद रह जाएगा, ये आपका कौन सा यंत्र है? एमआई। लिख दूं यहां पर, ये आपने जो यहां पर बना रखा है ये एमआई यंत्र है कोई ऑप्शन यहां पर? डी अपना सही है। इसमें और ट्रांसफार्मर में कंफ्यूज मत होना। ट्रांसफार्मर में भी सीटी का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ध्यान रख लेना। वहां पे कोर होती है, यहां पे आयरन होती है। आयरन को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोर को हमेशा सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अपन कंफ्यूज वैसे भी नहीं होंगे। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17। किसी धारा मापी के परिसर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप ही बताओगे। धारा मापी, आ जाओ, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं। बात करते हैं धारा मापी। कौन बताएगा परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? जल्दी से बता दो। तो परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो परिपथ में लोड के श्रेणी क्रम में। परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो जल्दी से बताओ। लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अमीटर क्या मापता है? तो सबको पता है अमीटर हमेशा मापता है धारा को। किसको मापता है? धारा को। तीसरा पॉइंट लिख दो, अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? कौन बताएगा? अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध होता है, एक तो होता है निम्न और आइडियल कंडीशन में होता है 0। तो लिख दो 0 कब होता है? जब आपको कह दे आइडियल अमीटर। आइडियल अमीटर लिखा है तो ही 0 लिखोगे, नहीं तो हमेशा आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखोगे? निम्न लिखोगे। अब बात करते हैं अमीटर के प्रास बढ़ाने के लिए क्या करें? तो प्रास बढ़ाना हो तो क्या करते हैं? कौन बढ़ाएगा? बताएगा। अमीटर के समांतर क्रम में कैसे करते हैं? देखो, अमीटर के समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जिसे जोड़ते हैं उसे शंट कहते हैं। तो बहुत बार वर्ड आपको यह भी मिलेगा, अमीटर के समांतर क्रम में कैसा प्रतिरोध? अमीटर के आंतरिक प्रतिरोध से भी निम्न। अमीटर के आंतरिक प्रतिरोध से भी, जो अंदर का प्रतिरोध होता है से भी कम प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, से भी निम्न प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। कोई बता सकता है इस प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? ये अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस प्रतिरोध का कार्य क्या होता है। आप बताओगे, तब तक मैं आपके डायग्राम बना देता हूं। ये देखो, ये आपने अमीटर लगाया है यहां पर, और मैंने कह दिया ये अमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? Rm। ये पहले कितनी धारा माप रहा था? Im। अब मेरे को धारा मापनी है I, लेकिन कंडीशन क्या है? I का मान मीटर पर धारा से ज्यादा है। अगर ये जाएगा तो मेरा मीटर जल जाएगा। तो इसके समांतर क्रम में देखो एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दिया, और इसी को अपन कहते हैं शंट प्रतिरोध। इसी को ही शॉर्टकट में कहते हैं शंट। वेरी गुड। कौन कह रहा है कि इसका कार्य होता है धारा को बाईपास करना? क्या बात है, वेरी गुड। बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। किसका बना होता है? तो आंखें बंद करके लिखेंगे, हमेशा बना होता है आपके मैग्नीन का। किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन,
इस मीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो RM अपॉन M माइनस 1 होता है। RM क्या है? ये रहा। अब आप कहोगे सर M क्या है? M है आपके I अपॉन IM, जो धारा मापनी है और जो मीटर का परास है। हो गया। और तीसरा, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है धारा को बाईपास करना। धारा को क्या करना? बाईपास करना, ताकि अपना मीटर जले नहीं। यही इसका कार्य होता है। ये आपके अमीटर से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। हो गया। आ जाओ, अब अपने को क्या पूछा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक धारा मापी के परिसर को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला, अधिक मान, आगे पढ़ूंगा भी नहीं। निम्न मान, ठीक बात है, के साथ सीरीज में नहीं, समांतर क्रम में। अधिक मान गलत बात है। निम्न मान का प्रतिरोध अमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो सामान्यतः मैग्नीन का बना होता है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। यहां पर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? अमीटर में शंट का कार्य क्या होता है? आप ही बता दो। अतिरिक्त धारा को बाईपास करना है कोई? अमीटर की संवेदनशीलता को घटाना, धारा को बाईपास करना। कौन सी धारा? अतिरिक्त धारा, जिसके कारण अपना मीटर जले नहीं, उसको बाईपास करना, यही इसका कार्य है। वेरी गुड, 17 का डी दे रहे हो। अरे 18 चल रहा है अपना, और क्वेश्चन दे रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो, फिर आगे आंसर लिखो, ताकि मेरे को पता लगे आप किसका आंसर दे रहे हो। तो 18 का सही आंसर अपना क्या होगा? बी होगा। वेरी गुड, बहुत तेजी से आगे है कमेंट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? धारा मापी का प्रतिरोध 0.5 ओम है। स्टार कर लो, न्यूमेरिकल आपका मेजरमेंट में आएगा तो यहीं से आएगा, या तो अमीटर से आएगा, अमीटर से निकला तो वोल्ट मीटर से आएगा। जिसका पूर्ण विक्षेप, अर्थात ये कितनी धारा को माप रहा है? 10 मिली एम्पियर। मिली लिखा हुआ है, गलती मत कर देना, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर। उपकरण के परास को, अब देखो धारा को कितनी मापना है अपने को? 1 एम्पियर धारा को मापना है। तो शंट प्रतिरोध का मान बताइए। तो क्या होता फॉर्मूला? आर शंट बराबर RM अपॉन M माइनस 1। मान रखो और कैलकुलेट करो। M का मान क्या होता है? I अपॉन IM। I का मान है 1 और IM का मान है 10 इंटू 10 की घात -3। 10 की घात -3 को ऊपर ले आओ तो 1000 बट्टा 10। M का मान आ जाएगा आपके सामने 100। रखो यहां पर। RM का मान है 0.5, M का मान है 100 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 0.5 अपॉन 99। है कोई ऐसा ऑप्शन? पॉइंट यहां से हटाया तो यहां पर क्या आ गया? 0। तो ऑप्शन मिल गया अपने को, क्या होगा अपना? डी होगा। वेरी गुड, बहुत जल्दी से आंसर दिया है। जैसे गिरीश कुमार ने, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। कृष्ण कुमार, वेरी गुड, डी डी डी, ओके। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20? देखो तो, यदि किसी वोल्ट मीटर को अमीटर के रूप में जोड़ा जाता है तो वोल्ट मीटर में क्या होगा? अरे वोल्ट मीटर में क्या होगा? वोल्ट मीटर कोई नहीं, थोड़ा सा रीडिंग दे देगा, बस काम खत्म। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। क्या बोला है? यदि किसी वोल्ट मीटर को अमीटर के रूप में जोड़ा जाता है तो क्या होगा? और उल्टा पूछ ले तो, अगर अमीटर को वोल्ट मीटर के रूप में जोड़ा जाए तो क्या होगा? अमीटर जल जाएगा। सिंपल क्या बोलोगे अब? अगर अमीटर को वोल्ट मीटर की रूप में जोड़ोगे तो अमीटर जल जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर को जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो थोड़ी सी रीडिंग दे देगा, बस काम खत्म। है कोई? पहला, ये कम रीडिंग दिखाएगा, इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत होगा। और सही आंसर क्या होगा? ए होगा। और यही अगर उल्टा पूछता तो अपन कह देते मीटर खराब हो जाएगा, मीटर जल जाएगा। याद रह जाएगा। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा? 20 का होगा ए। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? वोल्ट मीटर के परास को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लायर का प्रयोग करते हैं। कैसे? यहां पर देखो, आ जाओ, सब पहले बेसिक बातें लिख देता हूं मैं आपके सामने वोल्ट मीटर की। क्या क्या बातें हैं? पहला, परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो लिख दो, लोड के समांतर क्रम में। कैसे जोड़ते हैं?
लोड के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या मापता है, तो ये सदैव मापता है वोल्टेज। क्या मापता है, वोल्टेज मापता है। तीसरी बात लिखूं, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तीसरी बात क्या लिखूंगा, आंतरिक प्रतिरोध। अगर आइडियल है तो लिखूंगा अनंत, और अगर प्रैक्टिकल है तो लिखूंगा बहुत ज्यादा होता है। तो इसके आगे लिख दो, ये होता है आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध होता है, अगर आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछा है तो अपना सही आंसर होता है ये। अब बात करते हैं इसके प्रास को बढ़ाने के लिए। प्रास बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन, वोल्टमीटर के समान श्रेणी क्रम में, यहां समांतर क्रम मत लिख देना, वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध, और उसका नाम होता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के द्वारा किसका रेंज बढ़ाते हैं, वोल्टमीटर का, और शंट के द्वारा किसकी रेंज बढ़ाते हैं, अमीटर की। ये शॉर्टकट वर्ड है, ध्यान रख लेना। वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, और ये प्रतिरोध किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। सेम बात है, जोड़ते कैसे जोड़ते हैं, आ जाओ यहां पर। जैसे ये मेरा वोल्टमीटर है जिसका वोल्टेज मैंने कह दिया Vm है और इसका आंतरिक प्रतिरोध Rm है, तो इसके श्रेणी क्रम में अपन एक अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, तो याद रखो। याद कैसे रखोगे, देखो उसमें अपन ने कम लाना था तो भाग दिया था, इसमें अपने को ज्यादा लाना है तो अपन क्या करेंगे, गुणा। ये बीच में साइन है गुणा का, तो ऐसे याद रखो, उसमें भाग देते हैं, इसमें गुणा करते हैं। उसमें क्या, अमीटर में क्या करते हैं अपन, भाग देते हैं, और वोल्टमीटर में ज्यादा लाना है तो ज्यादा लाने के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा, ज्यादा लाने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणा, और कम लाने के लिए अपन हमेशा भाग देते हैं, बस इतना याद रखो। अब यहां पर बताओ सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्टमीटर के प्रास को बढ़ाने के लिए श्रृंखला में एक निम्न गलत बात हो गई है, समांतर में गलत बात है, श्रृंखला में एक अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, सी होगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, यहां पर क्या होगा अपना, सी होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को पढ़ के बताना है। देखता हूं इसका सही आंसर कौन बताता है, सत्य और असत्य कथन को बताना है, और आराम से आपको इसको पढ़ना है। देखता हूं कौन आंसर इसका बताता है और कौन नहीं बता पाता इसका आंसर। आ जाओ यहां पर। क्या कह रहा है, अमीटर के प्रास को बढ़ाने के लिए, अब पढ़ो इसको आराम से, अमीटर के प्रास को बढ़ाने के लिए हमें अमीटर के समांतर क्रम में, क्या सही बात कह रहा है, देखो तो, अमीटर के प्रास बढ़ाने के लिए क्या कह रहा है, अमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा शंट प्रतिरोध संयोजित करने की आवश्यकता होती है। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो अपन ने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया था, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख दो, यहां लिख दो। इसे शंट कहते हैं और मान हमेशा भाग होता है, तो मैंने ये भाग कह दिया। बात करते हैं दूसरा, वोल्टमीटर की प्रास बढ़ाने के लिए हमें वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में, सही बात है, एक गुणक प्रतिरोध, गुणक को ही मल्टीप्लायर कहते हैं, मल्टीप्लायर एक उच्च श्रेणी प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर जोड़ते हैं जिसका मान अधिक होता है। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। अधिक लाना है तो गुणा किया, कम लाना है तो भाग दिया, दोनों कथन सही है कोई, पहला कथन एक और कथन दोनों असत्य है, गलत बात है। सी अपना कथन सही है, दोनों कथन यहां पर क्या है अपना सही है। वेरी गुड, सबका आंसर यहां पर क्या आ गया, सी आ गया है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, किसी विद्युत सर्किट के कंटिन्यूटी सामान्य तौर पर किसके द्वारा देखी जाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है।
अरे वायर अंदर से टूटा हुआ है या नहीं है, इसी को कहते हैं अपन सतता, इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जांचने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, याद हो तो एक तो अपन मल्टीमीटर काम में लेते हैं, लेकिन मल्टीमीटर तो यहां पर ऑप्शन में भी नहीं है। तो दूसरा एक और तरीका होता है, याद हो तो सीरीज टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं, लेकिन सीरीज टेस्ट लैंप भी यहां पर नहीं है। तो फिर प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो अपन प्रायोरिटी देते हैं हमेशा ओम मीटर को। ओम मीटर के द्वारा अपन देखा जाता है। और लिख दो, ओम मीटर क्या करता है, आपके प्रतिरोध को मापता है। क्या करता है, प्रतिरोध को मापता है। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन आता है, अगर एक ओम मीटर के द्वारा एक वायर का प्रतिरोध मापा जाता है, लेकिन ओम मीटर अनंत रीडिंग दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वायर टूटा हुआ है। वायर क्या है, टूटा हुआ है। अगर ओम मीटर 0 रीडिंग दिखाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वायर लघु परिपथ है, वायर शॉर्ट सर्किट है। वायर क्या है, वायर लघु परिपथ है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल। अपने को वैसे भी पता है, अगर कोई वायर लघु परिपथ है प्रतिरोध शून्य होगा, अगर कोई वायर खुला है तो प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। बस ये केवल इसके द्वारा नाम पूछ लिया है, तो इससे कभी डरना मत, क्वेश्चन वही है आपके। अमीटर क्या मापता है, धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज को मापता है। मेगर क्या मापता है, कौन बताएगा, तो मेगर का उपयोग अपन करते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा शंट प्रकार के अमीटर में अनंत चिन्हों की पहचान कीजिए। आओ मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं। दो क्वेश्चन तो पहले ही हो गए हैं। ओम मीटर हमेशा क्या मापता है, तो ओम मीटर का उपयोग अपन करते हैं प्रतिरोध मापन में। याद रह जाएगा, प्रतिरोध को मापना है तो अपन ओम मीटर काम में लेते हैं। अब ये ओम मीटर दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो देखो, एक होता है आपका शंट ओम मीटर, नाम क्या है, शंट ओम मीटर। दोनों में अंतर क्या होता है अभी आप देखना। एक होता है आपके पास सीरीज ओम मीटर। देखो हर मीटर का एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, होता है नहीं होता है। इसका लेफ्ट यही होगा और इसका लेफ्ट यही होगा। इसका राइट अपना राइट, इसका राइट अपना लेफ्ट, इसका लेफ्ट। तो ये हो गए लेफ्ट, ये हो गए राइट, हो गए दोनों। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है। सीरीज प्रकार के ओम मीटर में लेफ्ट की तरफ हमेशा अनंत होता है और राइट की साइड हमेशा शून्य होता है। और शंट ओम मीटर में लेफ्ट की तरफ हमेशा शून्य होता है और राइट की तरफ हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। ये दोनों में अंतर होता है। पॉइंटर दोनों में कहां पे रहता है, पॉइंटर हमेशा लेफ्ट की तरफ रहता है, चाहे कोई भी हो। अब अपना आंसर दो, यहां पर क्या कह रहा है कि क्या बोला है, ओम मीटर के श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शून्य कहां पर है। देखो तो ये रहा श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, कहां पर है, शून्य दाईं तरफ। इसका मतलब श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शून्य कहां पर है, दाईं तरफ है। ठीक बात है। अगला क्या कह रहा है, शंट प्रकार के अमीटर में अनंत, ये रहा शंट प्रकार। शंट प्रकार के अमीटर में अनंत बोला है, तो अनंत कहां पर है, दाईं तरफ, अर्थात दोनों दाईं तरफ है। ऐसा कोई ऑप्शन है यहां पर, देखते हैं। पहला शून्य 20 में गलत बात है, आगे पढ़ो। शून्य दाएं होता है, अनंत दाएं होता है, अर्थात सही ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, अपना बी हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग इसमें गलती करेंगे, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे आ जाओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, एक वाट मीटर किससे बना होता है, आप ही बताओगे। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं, बस सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये होता है आपके सिंबल किसका, वाट मीटर का। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आप खुद देखते रहना। ये आपके सिंबल किसका बनाया मैंने, वाट मीटर का। इस कुंडली का नाम है सीसी और इस कुंडली का नाम है पीसी। अर्थात शॉर्ट फुल फॉर्म में कहूं तो ये आपके होती है करंट कोयल और ये होती है आपके पोटेंशियल कोयल। क्वेश्चन ये नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन देखते रहो। पहला क्वेश्चन बोलते हैं करंट कोयल को लोड के कैसे जोड़ते हैं, तो इसे जोड़ते हैं लोड के श्रेणी क्रम में।
कैसे जोड़ते हैं? लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसको कैसे जोड़ते हैं? तो लिख दो, इसको जोड़ते हैं लोड के समांतर क्रम में। पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं, लोड के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दूसरी विशेषता कोई बता सकता है? इसमें सदैव मोटे तथा कम टर्न के वायर का प्रयोग करते हैं। मोटे व कम टर्न दिख रहे हैं आपको, डायग्राम में मैंने बना रखा है। कम टर्न के वायर का प्रयोग करते हैं। और इसमें देख लो, पतले तथा सदैव पतले तथा अधिक टर्न के वायर का प्रयोग करते हैं। पतले तथा अधिक टर्न के वायर का प्रयोग करते हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन क्या है? इस कुंडली का अन्य नाम क्या होता है? तो इसे सदैव अपन स्तर कुंडली कहते हैं। तो स्तर कुंडली कौन सी होती है? करंट कोयल। और ये क्या होती है? यह सदैव गतिशील कुंडली होती है। क्या होती है सदैव? यह सदैव आपके गतिशील कुंडली होती है। टोटल कुंडलियां कितनी होती है? तो दो, एक ये रही, एक ये रही। अब एक और लास्ट विशेषता है, इसकी प्रेशर कुंडली को कौन से पेन से लिखूं? दूसरा पेन लेता हूं मैं, ब्लू ले लेता हूं, ये रहा। इसकी प्रेशर कुंडली सदैव हाईली रेजिस्टिव होती है। कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा है, किसकी? वाट मीटर की। हाईली रेजिस्टिव होती है। और हाईली रेजिस्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? तथा इसके लिए पीसी के श्रेणी क्रम में कहां पर जोड़ते हैं? ध्यान रखना, पीसी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। कहां पर जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं? ध्यान रख लेना, उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। अर्थात कैसे? तो यहां पर देख दो आप, ये देखो कहां पर जोड़ते हैं? पीसी के श्रेणी क्रम में। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? अब बात करते हैं वाट मीटर क्या मापता है। तो हमेशा याद रखना, वाट मीटर का उपयोग अपन शक्ति मापने के लिए करते हैं, पावर मापने के लिए करते हैं। किसे मापने के लिए? शक्ति मापने के लिए करते हैं। और इसमें कितनी कुंडलियां होती है? दो कुंडलियां, स्तर कुंडली और गतिशील कुंडली। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? दो कुंडलियां होती है, एक धारा कुंडली और एक पोटेंशियल कुंडली। तो सही आंसर होगा अपना सी। ये 25 का इतना बताने के बाद भी सी लिख रहा है, ठीक है ना? हाईली रेजिस्टिव होती है। हाँ, तो हाईली रेजिस्टिव लिखा है ना मैंने, तो सही आंसर क्या होगा? 25 का डी होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 26। एक पावर फैक्टर मीटर में फिक्स्ड कोयल और मूविंग कोयल कैसे जुड़े रहते हैं? अरे बात तो वही हुई, स्तर कुंडली। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? स्तर कुंडली। स्तर कुंडली हमेशा कैसे जुड़ती है? श्रेणी क्रम में। चाहे वाट मीटर हो, चाहे पावर फैक्टर मीटर हो, चाहे आवर्ती मीटर हो, फिक्स्ड कोयल हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ती है। और मूविंग को ही अपन कहते हैं गतिशील कुंडली, ये हमेशा समांतर क्रम में जुड़ती है। बस ऐसी कोई नाम लिखा हुआ है तो सही कर दो। बात करते हैं पावर फैक्टर क्या मापने के लिए काम में लेते हैं। तो कुछ पॉइंट आपको तो लिख देता हूं। ये काम में लेते हैं शक्ति गुणक मापने वाला यंत्र। पावर फैक्टर मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? आपका पावर फैक्टर मीटर कहलाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा क्या पूछते हैं? इसमें कुंडलियों को कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो इसमें कुंडलियों को 120 डिग्री पर रखा जाता है। इसमें कुंडलियों को 120 डिग्री पर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट। आ जाओ, तीसरा पॉइंट एक और लिख देते हैं। इसमें नियंत्रण बलागुण की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा यंत्र होता है जिसमें नियंत्रण बलागुण की आवश्यकता नहीं होती है? नियंत्रण बलागुण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना यही यंत्र होता है। आवश्यकता नहीं होती है। तीनों पॉइंट स्क्रीनशॉट करके ले लो, इससे ज्यादा पावर फैक्टर में आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे। देखता हूं सही आंसर क्या है। पहला, नियत कुंडली को सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सही बात है।
नियत कुंडली को सप्लाई के समांतर क्रम में, गलत बात कह दी है। गतिशील कुंडली को सप्लाई के श्रेणी क्रम में, गलत बात कह दी है। और प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को नियत कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, गलत बात है। ये जोड़ते हैं कहे तो भी किसके साथ, ये जोड़ते हैं परिवर्तित कुंडली के साथ। परिवर्तित को ही कहते हैं अपन गतिशील कुंडली के साथ। तो अपना सही आंसर यहां पर क्या होगा, बी होगा। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया था। चाहे कोई भी यंत्र हो, सीसी को ही स्तर कहते हैं और हमेशा लोड में जुड़ेगी, लोड की श्रेणी क्रम में। और पीसी को ही गतिशील कहते हैं और लोड के हमेशा समांतर क्रम में। बस ऐसे याद रखो, चाहे कोई भी यंत्र हो, केवल कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक शक्ति गुणक मीटर में होती है, क्या होती है? क्या 4 नियंत्रण स्प्रिंग होते हैं? क्या 2 नियंत्रण स्प्रिंग होते हैं? क्या 1 नियंत्रण स्प्रिंग होते हैं? कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होता है, ध्यान रख लेना। बाकी सभी यंत्रों में 1 होते हैं और पीएमएमसी में अपन के 2 होते हैं। पीएमएमसी में कितने होते हैं? 2। और बाकी सभी यंत्रों में कितने होते हैं? बाकी सभी यंत्रों में तो अपन लिखते हैं 1। और कोई नियंत्रण किसमें नहीं होता है तो लिख दो 1। तो शक्ति गुणक मीटर में नहीं होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। और शक्ति गुणक अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन होगा अपना आवर्ती मीटर। अगर आवर्ती मीटर भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन होगा अपना मेगर। मेगर में भी स्प्रिंग के स्थान पर कोयल का प्रयोग करते हैं, न कि स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। ये 3 क्वेश्चन अलग से बन गए आपके एग्जाम के लिए। मेगर में स्प्रिंग के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? कोयल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लेना। और यहां पर अपन का सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन, आगे देख लो। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए केवल एंड केवल एक यंत्र है, आंखें बंद करके लिखो मेगर। कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? मेगर। अब मेगर के बारे में मैं बहुत सारी बातें लिखूंगा, क्योंकि मेगर आपके एग्जाम के लिए स्टार करके लिखो। पहला कार्य, तो कार्य क्या होता है? इंसुलेशन प्रतिरोध मापना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछ रखा है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापना, ये इसका कार्य होता है। दूसरी बात, मेगर किसका संयोजन होता है? कौन बताएगा? मेगर किसका संयोजन होता है? तो मेगर आपका संयोजन होता है डीसी शंट जनरेटर। एक तो डीसी शंट जनरेटर होता है, प्लस दूसरा आपका होता है ओम मीटर। इन दोनों के संयोजन को ही अपन कहते हैं मेगर। तीसरा क्वेश्चन, शंट जनरेटर की गति कितनी होती है? तो स्टार करके लिखो 160 आरपीएम होती है। कितनी होती है? 160 आरपीएम होती है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, लिखते हैं अपन अगला पॉइंट। मेगर में टेस्टिंग प्रतिरोध को किसके बीच रखा जाता है? अर्थात इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके बीच रखा जाता है? तो यहां पर क्या लिखूं मैं? इंसुलेशन प्रतिरोध। तो इसको सदैव फेज व न्यूट्रल के मध्य जोड़ते हैं। फेज व न्यूट्रल के मध्य जोड़ते हैं। कहां पर जोड़ते हैं? फेज और न्यूट्रल के मध्य जोड़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? मेगर। मेगर में नियंत्रण बल आघूर्ण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेगर में नियंत्रण बल आघूर्ण के लिए सदैव किसका प्रयोग करते हैं? कोयल, या जिसको अपन कहते हैं कुंडली। और एक और पॉइंट याद रखो, अगर कोई इंसुलेशन प्रतिरोध में दोष है तो मेगर 0 रीडिंग देगा। अरे वही बात है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट है तो कितनी रीडिंग देगा? 0 रीडिंग देगा। और लास्ट लिख दो, मेगर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो हमेशा लिख देना 1 मेगा ओम से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? 1 मेगा ओम से अधिक होता है। अब यहां पर बात करते हैं कौन सा सही है। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए क्या व्हाइट स्टोन ब्रिज गलत बात है? इसका प्रयोग तो अपन करते हैं प्रतिरोध मापने के लिए, और प्रतिरोध भी कौन सा? मध्यम।
अगला कौन सा है, केल्विन डबल ब्रिज, गलत बात है। इसका प्रयोग तो अपन करते हैं निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आ रखा है, कई बार आएगा, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, तो वहां पर अपन लिखते हैं केल्विन डबल ब्रिज। और मल्टीमीटर, अरे मल्टीमीटर तो एक नाम होता है, इसी को तो अपन एवियोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा अपन किसका मापन कर सकते हैं, तो याद रखना वोल्टेज, धारा व प्रतिरोध का। वह यंत्र कौन सा होता है जो एक से अधिक विद्युत राशियों को मापने के लिए काम में लेते हैं, वो आपका मल्टीमीटर ही होता है। मल्टीमीटर एकमात्र यंत्र होता है जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध तीनों को मापन कर सकता है। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक मेगर उपकरण में इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके मध्य जोड़ते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है, विभवांतर वह न्यूट्रल के मध्य जोड़ा जाता है। सही आंसर क्या होगा अपना, सी। मतलब फेज वह न्यूट्रल के मध्य जोड़ा जाता है कोई ऑप्शन देख लो, ये रहा। निम्न विभवांतर मत लिखना ना, फेज का मतलब होता है हमेशा हाई वोल्टेज और न्यूट्रल का मतलब होता है हमेशा लो वोल्टेज, ऐसे याद रखो। सर जी आप बेस कब लॉन्च कर रहे हो, एमसीक्यू में बोला। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा देखो तो, ट्राई वेक्टर मीटर में 2 मीटर होते हैं, कौन से 2 मीटर होते हैं, तो सबको पता है, अरे ट्राई वेक्टर ही लिखा हुआ है, उसमें होता है किलोवाट आवर मीटर और रिएक्टिव किलोवोल्ट एम्पियर मीटर होता है। अर्थात कहें तो सिंपली मतलब होता है केवीए और केवीएआर मीटर होता है। याद हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है देखो तो 31, किलोवाट और मीटर एक किस प्रकार का उपकरण होता है, बताने की जरूरत नहीं, पहले ही बता दिया है। इसी को ही अपन कहते हैं ऊर्जा मीटर, और ऊर्जा मीटर एक अपना इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण होता है कोई ऑप्शन यहाँ पर। इंटीग्रेटिंग को ही हिंदी में कहते हैं समाकलन, इसी का ही अन्य नाम होता है योज्य उपकरण। ये तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। इसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं, समाकलन, इसी को ही हिंदी में कहते हैं योज्य उपकरण। तो तीनों एक ही नाम होते हैं। अब कौन बताएगा ऊर्जा मीटर का सबसे मुख्य दोष कौन सा होता है, ऊर्जा मीटर का सबसे मुख्य दोष कौन सा होता है, एग्जाम में कितनी बार ही पूछ रखा है। तो इसका सबसे मुख्य दोष होता है क्रीपिंग दोष। कौन सा दोष होता है, क्रीपिंग दोष होता है। और इस दोष के निवारण के लिए जो अपनी एल्यूमिनियम डिस्क होती है, एल्यूमिनियम डिस्क पर 2 होल किए जाते हैं। क्या करते हैं, एल्यूमिनियम डिस्क। क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि ऊर्जा मीटर में घूमने वाली डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है, तो हमेशा याद रखना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डिस्क पर विपरीत दिशा में 2 होल किए जाते हैं। विपरीत दिशा में क्या करते हैं, 2 होल किए जाते हैं। किसके निवारण के लिए, क्रीपिंग दोष के लिए। क्रीपिंग दोष किसका दोष है, तो ऊर्जा मीटर का दोष है। ऊर्जा मीटर किस प्रकार का उपकरण होता है, तो इंटीग्रेटिंग या समाकलन प्रकार का उपकरण होता है। तो क्वेश्चन अपने आप में उल्टे पूछने स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट बात करता है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है, ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क पर होल डॉट डॉट के लिए किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है, रेंगने के दोष को रोकने के लिए, और रेंगन को ही इंग्लिश में कहते हैं क्रीपिंग दोष। तो क्रीपिंग दोष के निवारण के लिए अपन ऐसा करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा, ए। अब एक बार जल्दी से सबके सब लोग थम्स अप करके बताओ क्लास में सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से, अगर आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप करो, और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, लगभग जुड़े हुए हैं 1100 और लाइक है केवल 800। क्यों, प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम बताओ कि ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर आ रहा है ए। वेरी गुड वेरी गुड, सबको अच्छी लग रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है देखो तो, 132 केवी एसी विभव माप सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कभी से इसका इंतजार कर रहा था
ये अपना एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। नाम क्या होता है? नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इसकी कुछ बातें लिखूंगा। ये यंत्र ऐसा है, बहुत यूनिक यंत्र है, बहुत कम आपको किताबों में देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इसके लाइन लगे हुई पड़ी है। पहला क्या होता है? क्या मापने के लिए? तो हाई वोल्टेज मापने वाला यंत्र यही होता है, हाई वोल्टेज मापने वाला यंत्र। अगर क्वेश्चन पूछ ले हाई वोल्टेज किसके द्वारा मापे जाते हैं, आंखें बंद करके वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कह दो। अरे 132 केवी लिखा हुआ है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसके लिए काम में लेते हैं? तो ये एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है, एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इस उपकरण को अपन यहीं का यहीं कंप्लीट कर देंगे। पहला क्या लिखा? मापन, हाई वोल्टेज मापने के लिए एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका मापन क्या होता है? मापन सदैव आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। ये तो सबके लिए आरएमएस ही होती है। एक पीएमएमसी होता है जिसके एवरेज लिखते हैं। नेक्स्ट, इसमें कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? यूनिक होती है, ध्यान रख लो। और यूनिक कौन सी होती है? दर व घर्षण अवमंदक प्रणाली। कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? दर व घर्षण अवमंदक प्रणाली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो विक्षेपण टॉर्क होता है वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके होता है? वोल्टेज के वर्ग के। अब देखो मैं तीन बातें लिख रहा हूं। तीन बातें कौन सा है? कि वह उपकरण जिसमें धारा के समानुपाती होता है, वह उपकरण जिसमें धारा के वर्ग के समानुपाती, और वह उपकरण जिसमें वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। ये तीनों बातें लिख दो। ये होता है आपका पीएमएमसी, ये होता है आपके एमआई, और ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ये तीनों बातें हैं, तीनों आपस में कंफ्यूज मत होना। और ऐसा यंत्र होता है जिसमें हिस्टेरिसिस व भंवर धारा हानि शून्य होती है। हिस्टेरिसिस व भंवर धारा हानि क्या होती है? भंवर धारा हानि शून्य होती है। वह उपकरण कौन सा है? यही है आपके सामने। तो यहां पर अपना सही आंसर क्या होगा? इसे ही हिंदी में कहते हैं स्तर विद्युत वोल्ट मीटर। तो सही आंसर अपना क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, स्केल कैसा? अरे सबका स्केल नॉन लीनियर होता है, मैं क्यों लिखूं? आप कहो तो लिख देता हूं। मैंने केवल एक लिखा दिया है पीएमएमसी, देखिए इसका स्केल कैसा होता है, लिख दो भली। आपको ज्यादा ही पॉइंट लिखने हैं तो लिख दो। ये अपवाद होते हैं, जो पढ़ने वाले तो होते नहीं है। अरेखीय स्केल होता है। अरे केवल पीएमएमसी होता है जो रेखीय होता है, बाकी सभी अरेखीय होते हैं। तो लिखने से क्या फायदा? आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में किसका उदाहरण होता है, अर्थात कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? अभी आपको बता दिया है, दर व घर्षण अवमंदक प्रणाली होती है। कौन सी होती है? दर व घर्षण अवमंदक प्रणाली का प्रयोग इसमें अपन करते हैं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टेरिसिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होती है? क्या मत लिखो, कौन सा उपकरण होता है जो हिस्टेरिसिस तथा एडी करंट हानि से मुक्त होता है? मैंने लिखा हुआ पढ़ा, देख लो, पॉइंट पढ़ो। क्या लिखा देखो, हिस्टेरिसिस हानि वह भंवर धारा हानि कितनी होती है? शून्य। अब मैंने यहाँ पे शून्य लिखा है और इसने यहाँ पर मुक्त लिखा है, तो एक ही तो बात है। तो कौन सा होगा? तो अपना यंत्र होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर पीएमएमसी मत कर देना। पीएमएमसी में होती है लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसा लिखा हुआ है किसमें बिल्कुल नहीं होती है, तो अपन लिखेंगे किसमें नगण्य कर सकते हैं, तो अपना होगा पीएमएमसी। पीएमएमसी में भी बहुत कम होती है जिसे अपन नगण्य मान सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आ जाओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? ताप युग्म का उपयोग
करते हुए वोल्ट मीटर का मापन करता है। मेरे को मत पूछो, मेरे ख्याल से मैंने क्या बोला, सारे यंत्र एक ही रीडिंग देते हैं, केवल पीएमएमसी औसत मान देता है। तो क्या क्या है, शिखर मान। शिखर मान आपका एक यंत्र है, अगर आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सीआरओ, सीआरओ हमेशा शिखर मान देता है और पीएमएमसी हमेशा औसत मान देता है। बाकी सभी यंत्र आंखें बंद करके क्या कर लोगे, आरएमएस कर दोगे। वेरी गुड, बी आ रहा है। अब कौन बताएगा, देखो सबसे बेस्ट ताप युग्म कौन सा होता है और ताप युग्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोनों बातें बता दो। क्या क्या मैंने पूछी आपको, ताप युग्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है और सबसे बेस्ट ताप युग्म कौन से पदार्थ से बनता है, बेस्ट थर्मोकपल कौन से पदार्थ से बनता है। ये दो क्वेश्चन और एग्जाम में पूछते हैं। अब ये मत कहना कि सर ये एसी पर काम करता है या डीसी पर, तो मैंने ये पॉइंट तो पहले ही बोल दिया है, एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। सिद्धांत कौन सा होता है, तो मेरे ख्याल से सबको पता है, सीबेक प्रभाव। अगर ये नहीं है तो इसी को ही अपन कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। दूसरा नाम क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, दोनों एक ही नाम है। सबसे बेस्ट थर्मोकपल कौन सा होता है, तो याद रखो प्लेटिनियम इरेडियम। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, प्लेटिनियम इरेडियम होता है। अर्थात प्लेटिनियम के जो भी धातु साथ में लिखी जाएगी वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। मल्टीमीटर जिसका ही अन्य नाम होता है बहुमापी, जिसका ही अन्य नाम होता है एवियोमीटर। अब एवियो का मतलब समझ गए आप, अमीटर को माप सकता है, अमीटर में धारा को माप सकता है, वी मतलब वोल्टेज को माप सकता है, ओ मतलब प्रतिरोध को माप सकता है। इसके अलावा ये किसी को भी नहीं माप सकता है। बात करते हैं तापमान, बिल्कुल नहीं माप सकता है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, ए होगा। वेरी गुड, सबका आंसर यहां पर आ गया ए। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के मामले में इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति क्यों नहीं देते हैं। अरे अर्थ टेस्टर आ गया है, बहुत अच्छा उपकरण आ गया एक और, अर्थ टेस्टर, भूमि के प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र, भूमि के प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र, अर्थात अर्थ प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र, अर्थ प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, अर्थ टेस्टर कहलाएगा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन बताएगा, तो ये करता है आपके विभव गिरावट, वोल्टेज के गिरने के सिद्धांत पर, विभव गिरावट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करते हैं सदैव क्या करते हैं, इसमें डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, करंट रिवर्सर। नाम से पता लग जाएगा, करंट रिवर्सर लगा होता है। अर्थात भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए सदैव एसी की आवश्यकता होती है। अगर डीसी दे दी तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। है कोई, क्या कह रहा है, देखो साधन पढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस ईएमएफ के प्रभाव से बचने के लिए सदैव कौन सी सप्लाई देते हैं, एसी, अर्थात अपन डीसी नहीं देते हैं। तो सही आंसर अपना क्या होगा, बी होगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। घूमने वाली विद्युत डीसी मशीन की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अरे मशीनों की गति को मापने वाला यंत्र जिसको मशीनों की शाफ्ट पर लगाते हैं वो टैकोमीटर कहलाता है। और टैकोमीटर गति को हमेशा किस में मापता है, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। क्या होता है, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट होता है। सही आंसर क्या होगा अपना, सी होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्लिप ऑन टाइप मीटर भी कहलाता है। अरे क्लिप ऑन टाइप मीटर का अन्य नाम क्या होता है,
तो मेरे ख्याल से सबको पता है ये टोंग टेस्टर, क्लिप ऑन मीटर दोनों एक ही नाम होते हैं। किसका संयोजन होता है? यह सदैव करंट ट्रांसफार्मर वह अमीटर का संयोजन होता है। कहां पे? वितरण लाइनों में धारा को मापने वाला यंत्र। आप तो स्टार करके लिख दो क्योंकि आप इसी की तैयारी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी भी यहीं पे लगेगी, तो ये तो आपको उपकरण देंगे, ठीक है, तो स्टार करके लिखना आप। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सीटी और पीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? अरे दोनों को संयोजन को तो कहते हैं अपन क्या? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये भी क्वेश्चन है, दोनों के संयोजन को क्या कहते हैं अपन? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हाई वोल्टेज वह हाई धारा मापने के लिए। अगर ये आया है तो अपन लिखते हैं हाई वोल्टेज वह हाई करंट मापने के लिए। लेकिन आपको ये तो पूछा नहीं है, आपको तो अलग अलग पूछ लिया है। तो अगर सीटी है तो हाई करंट मापने वाली, अगर पीटी है तो हाई वोल्टेज मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अर्थात सही ऑप्शन अपना क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड, सबका ऑप्शन आ रहा है सी। अब कौन बताएगा सीटी को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं और पीटी को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ तो एक बार। तो याद रखना, मैंने कंसेप्ट क्या बताया था? जो यंत्र हमेशा धारा को मापेगा, आंखें बंद करके लिखो, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो यंत्र वोल्टेज को मापता है, आंखें बंद करके लिखो, समांतर क्रम में जोड़ता है। तो यहां पर सीटी को कैसे जोड़ेंगे? तो सीटी को लाइन के सीरीज में जोड़ेंगे और पीटी को कैसे जोड़ेंगे? लाइन के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बाकी कुछ पॉइंट यहां पे लिख रखे, ये देख लो क्या क्या लिखे हैं मैंने। हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र करंट ट्रांसफार्मर कहलाता है और वोल्टेज मापने वाला यंत्र पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखो, धारा ट्रांसफार्मर को सदैव लाइन के श्रेणी क्रम में और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, धारा ट्रांसफार्मर सदैव स्टेप अप होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन होता है। अगला देखो, धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में किसका प्रयोग? मोटे व कम टर्न, और इसमें केवल एक या दो टर्न ही होते हैं। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जा सकता। किसकी? करंट ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट, विभव ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में क्या जोड़ते हैं? एक निम्न प्रास का वोल्टमीटर, अर्थात 0 से 100 या 0 से 110 वोल्टेज तक का वोल्टमीटर जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया था। धारा ट्रांसफार्मर पर बोझ कह दो या बर्डन कह दो, बर्डन को सदैव वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है, अर्थात केवीए। अरे के हट गया है, पीछे क्या रहा? वोल्टमीटर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? वोल्ट एम्पियर में होती है। तो बर्डन का मतलब ही वही होता है। और ये होता है आपका सीटी का डायग्राम, करंट ट्रांसफार्मर का डायग्राम। तो सारे पॉइंट ले लेना स्क्रीनशॉट। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? अधिक गुणवत्ता वाले फैक्टर इंडक्टर को मापने के लिए कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं? अरे अलग अलग लिखा रखे आपको तो टेबल के द्वारा। आओ यहां पर, अगर देखो निम्न गुणवत्ता कारक है, निम्न गुणवत्ता का मतलब था क्यू का मान 1 से कम, उसके लिए अपन एंडरसन ब्रिज काम में लेते हैं। अधिक गुणवत्ता वाली कुंडली है तो उसके लिए हेज ब्रिज काम में लेते हैं। मध्यम गुणवत्ता वाली कुंडली है तो मैक्सवेल ब्रिज काम में लेते हैं। परिवर्तित प्रेरकत्व है तो आउंस ब्रिज काम में लेते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व को मापना है तो अपन हैवी साइड कैम्पल ब्रिज काम में लेते हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा? आओ आगे। उसी प्रकार आवर्ती को मापना है तो विंस ब्रिज काम में लेते हैं। कैपेसिटर को मापना है तो शेरिंग ब्रिज काम में लेते हैं। और शुद्ध कैपेसिटर को मापना है तो हमेशा डी शॉर्टी ब्रिज काम में लेते हैं। लिख देना एक बार वीडियो को पॉज कर करके, हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या बोला देखो तो, अधिक गुणवत्ता है तो अधिक गुणवत्ता के लिए कौन सा? हेज ब्रिज। मध्यम गुणवत्ता कहता तो ये होता है, लो गुणवत्ता कहता तो ये होता है, कैपेसिटर कहता तो ये होता है। ये सारे के सारे आंसर ऐसे दो आप। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 43। ये आ गया है, अन्योन्य प्रेरकत्व को मापने के लिए
निम्नलिखित में से कौन से ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? आओ तो यहां पर ये रहा, अन्योन्य प्रेरकत्व को या इसी को कहते हैं पारस्परिक प्रेरकत्व। पारस्परिक प्रेरकत्व को मापने के लिए हैवीसाइड कैंपबेल ब्रिज का प्रयोग किया जाता है कोई ऑप्शन में देखो तो डी शॉर्टी ब्रिज, गलत बात है। इसका प्रयोग तो अपन करते हैं शुद्ध धारिता को मापने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है तो आंखें बंद करके सही करो। विंस ब्रिज, अगर आवर्ती कहता तो अपन सही करते। शेरिंग ब्रिज, अगर धारिता कहता तो अपन सही करते। तो यहां पर सही ऑप्शन अपना एक ही रापी से नहीं आता तो भी आप सही कर देते। तो अपना सही आंसर क्या है? अपना यहां पर बी। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा 44? धारिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? टाइम वेस्ट मत करो। विंस ब्रिज आवर्ती, व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध, शेरिंग ब्रिज। सही आंसर क्या होगा? अपना सी होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है? निम्न प्रतिरोध को मापन किसके द्वारा किया जाता है? मत पूछो मेरे को। निम्न प्रतिरोध का मतलब होता है वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है, और 1 ओम से कम होता है उसको मापने के लिए सदैव काम में लेते हैं केल्विन डबल ब्रिज। मध्यम प्रतिरोध को मापना है तो ओम मीटर काम में लेते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना है तो मेगर काम में लेते हैं। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापना है तो मल्टीमीटर काम में लेते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा। 45 का क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है 46? देखो तो व्हाइटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अब तो मत पूछो, कम से कम ये मैंने आज भी 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। व्हाइटस्टोन ब्रिज का प्रयोग, वेरी गुड, आंसर आने लगा है। आंसर आ रहा है डी 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 है, सही बात है। वोल्टेज, करंट, शक्ति, प्रतिरोध, बिल्कुल सही बात है। प्रतिरोध, शक्ति को मापना है तो वाट मीटर काम में लेते हैं। धारा को मापना है तो अमीटर काम में लेते हैं, और वोल्टेज को मापना है तो वोल्ट मीटर काम में लेते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एलवीडीटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अरे एलवीडीटी का पूरा नाम बता दो। अगर पूरा नाम बताओगे तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आ रखा है आपके एग्जाम में। इसका पूरा नाम होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, या ट्रांसड्यूसर की जगह कभी कभार क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको? ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर वर्ड देखते ही आप बता दोगे कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबको पता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही तो होता है वर्ड पकड़ने का तरीका। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी गुड, 47 का ए आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है? देखो तो हवा की गति मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं, अर्थात एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा एग्जाम में आता है। आओ इधर देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सब लेकर आया हूं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति को मापने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब जल, जल के या दरों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर। उसी प्रकार हाइग्रोमीटर है तो ह्यूमिडिटी सही होगा, अर्थात आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। गॉस मीटर, गॉस किसका मात्रक होता है? याद है? चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापने वाला यंत्र। क्यू मीटर सीरीज अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रतिबाधा मापने वाला यंत्र होता है। पायरोमीटर अधिक तापमान को मापने वाला यंत्र होता है। बोलोमीटर 500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। पीजोमीटर अधिक दाब मापने वाला यंत्र होता है। अगला क्या लिखा है? पिरासी गेज बहुत कम दाब मापने वाला यंत्र होता है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन तो सब जानते हैं, आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र होता है। और फ्लक्स मीटर क्या होता है? बीएस वक्रों को निर्धारित करने वाला वक्र होता है, यंत्र होता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये सारे के सारे यंत्र आपके एग्जाम में आ रखे हैं। अब अपने को यहां पर क्या पूछा देखो तो,
आपको पूछा है हवा की गति को मापने वाला, तो हवा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? एनीमोमीटर। बाकी भी लिख दो। दाब, दाब मापी क्या कहलाता है? दाब मापने वाले यंत्र। थर्मोमीटर क्या होता है? तापमान मापने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो ये द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापने वाला यंत्र। ऐसे पढ़ लो सारे क्वेश्चन। अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट आगे आओ तो देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये अभी अगर आपने इंस्ट्रक्टर देखा है तो ये क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में आया था। इलेक्ट्रिकल में आया था, वायरमैन में आया था, सोलर में आया था, मतलब ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हमेशा काम में लेते हैं पायरोमीटर। थर्मामीटर सामान्य तापमान, मतलब मनुष्य के शरीर के तापमान को मापना है तो अपन काम में लेते हैं थर्मामीटर। लैक्टोमीटर, अरे दूध की शुद्धता, दूध में पानी की मात्रा कितनी है मापनी हो तो अपन इसका प्रयोग करते हैं। फेदोमीटर, अरे समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फेदोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट और आज का अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 क्या कह रहा है? जिस यंत्र से विद्युतिक धारा को पता लगाते हैं वो यंत्र कौन सा होता है? अब इसका अगर गलती आंसर दिया है तो आप बहुत मूर्ख कर रहे हो। देखता हूं इसका सही आंसर कौन बताता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? देखते हैं आप में से कौन आंसर सही देता है। 50 का आंसर आने लगा डी। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? 50 का डी, 50 का ए। अब देखो, विद्युत धारा को पता लगाने के लिए हमेशा फेज टेस्टर काम में लेते हैं। एक भी बंदे का सही आंसर नहीं है। अगर विद्युत धारा का पता लगाना है तो फेज टेस्टर का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा की दिशा पता करनी है, दोनों में क्या अंतर है अब आप देख लेना। विद्युत धारा की दिशा बतानी हो तो यहां पर दिशा लिखना भूल गया है। दिशा बतानी हो तो अपन गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। बाकी रियोस्टेट तो प्रतिरोध होता है, वोल्टमीटर वोल्टेज होता है, वाटमीटर शक्ति होता है। तो देखो ये गलतियां होगी आपसे। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पर अपन ऑप्शन से देखें तो एक भी सही नहीं था। यहां पर इसको थोड़ा करना था विद्युत धारा की दिशा पता लगाने के लिए, तो अपन का सही आंसर होता क्या? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखता हूं कौन सही आंसर देता है। एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कैसे बदला जाता है और एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है? कल की क्लास होगी ना सर जी? हाँ कल की बता देंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखता हूं इसका सही आंसर कौन बताता है। याद रखो कैसे, जब भी किसी उपकरण को अमीटर में बदलते हैं तो उस यंत्र के समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। जब भी किसी यंत्र को वोल्टमीटर में बदलते हैं तो उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। बस ये कंसेप्ट अपने को कहता है हर बार। देखते हैं यहां पर, इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। तो 51 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये थे अपन के आज के मेजरमेंट के एमसीक्यू। लगभग आपका मेजरमेंट इससे बाहर नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी से कह देता हूं। अगर आप क्वेश्चन फिर भी कह देता हूं लगभग 10 क्वेश्चन मेजरमेंट के आएंगे तो 8 तो 100% आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है ना? तो एक बार पूरी क्लास को आराम से वापस देखना। अभी के लिए इतना ही। एक बार सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से क्लास को क्या कर दो, एक बार सबके सब थम्स अप भेजो कि हाँ क्लास बहुत अच्छी है। तो फिर अपन कल और लेके आएंगे। सर वाट मीटर का स्केल कैसा होता है? वाट मीटर का स्केल अगर केवल पावर के लिए पूछा है तो लीनियर लिखते हैं, बाकी हमेशा नॉन लीनियर लिखते हैं। अगर वहां पर बोले ना कि पावर के लिए तो अपन कहते हैं लीनियर होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अगली क्लास में कल। धन्यवाद सभी को।